उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक दल पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत मैंने आपको भारतीय निर्वाचन आयोग और साथ में जो है आपको राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा हुई थी लास्ट सेशन पे और हमारी बात आकर के यहाँ पर हुई थी। मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह आपको बताए थे सारे के सारे, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुद्दे पर हमारी बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। अब देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करें यदि हम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करें तो दो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है आपके। पहला है आपका 1950 और दूसरा आपका 1951। दो एक्ट हैं आपके, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। कितने हैं? दो एक्ट है, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम दो हैं। अब इसके प्रमुख प्रावधानों की बात करते हैं। प्रावधान में आपको लिखवा भी दूंगा, बट एक बार आपको क्या होगा ना, एक रफली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में आखिरकार है क्या चीज है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को। 1950 में जो बात की गई है वो ये बताया गया है कि जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा है और विधान परिषद है, वहां पे सीटों का आवंटन क्या होगा, परिसीमन क्या होगा, है ना। आप एक चीज देखिएगा, हर एक राज्य में अलग अलग जो है सीटें होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में परिसीमन आयोग को लेकर चर्चा यहाँ पर है, सीटों के आवंटन को लेकर के यहाँ पे चर्चा है, परिसीमन की बात है ना, चुनाव से ही जुड़ा है परिसीमन, सीटों का आवंटन। जैसे अब उत्तर प्रदेश की बात करें, कितने जिले हैं? 75। लेकिन यदि हम विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 सीटें हैं आपकी। अब देखिए कितना अंतर है, मतलब एक जिले के अंदर कई सारी विधानसभा सीटें हो सकती हैं, क्योंकि हमारे देश में जो हम परिसीमन करते हैं या विधानसभा सीटें तय होती हैं, संसदीय सीटें तय होती हैं। संसदीय सीटों की बात करें तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में टोटल, है ना। तो जो हम सीटों का परिसीमन करते हैं वो जनसंख्या के अनुपात पे करते हैं। किस पे? जनसंख्या के अनुपात पे करते हैं, तो जो आपका 1950 का अधिनियम और 1951 का अधिनियम, ये दोनों आपको देखो, सिंपल सी बात है, हमारा जो भारतीय संविधान का भाग 15 है, ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329, यहाँ पे चुनाव को लेकर के पूरी की पूरी बात की गई है, निर्वाचन आयोग की बात की गई सारी की सारी। लेकिन मुद्दा है कि चुनावी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संसद कानून बनाए, ये बात है, ठीक है। संसद आर्टिकल 329 कि चुनावी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो संसद ने कानून बनाया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 बनाया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया। तो जन प्रतिनिधित्व अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आपका किससे जुड़ा हुआ है? लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, इनके सीटों के आवंटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रियाएं यहां पर दी गई हैं। मतदाता सूची को लेकर के भी चर्चा यहां पर की गई है, ठीक है। मतदाताओं की क्या, कौन मतदाता होगा, कितनी उम्र होगी, मतदाता सूची बनेगी, वोटर आईडी कार्ड बनेगा, तो ये भी आपका यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये अधिनियम आपका क्या है? संसदीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर के बात करता है कि निर्वाचक और जो आपका जन प्रतिनिधि है उसके बीच में कैसे संपर्क स्थापित करना है, चुनाव प्रक्रिया से कैसे उसको जोड़ करके रखना है, इस चीज को लेकर चर्चा करता है। परिसीमन की बात करता है, लोकसभा और राज्यसभा के उचित प्रतिनिधित्व की बात करता है, ये करता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। अब दूसरा आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये दूसरा अधिनियम है। इसके बारे में क्या है आपका? एक तो चुनावों के आयोजन को विनियमित करता है, यह आपके चुनाव आयोजन से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोजन से किससे जुड़ा हुआ है आपका? ये चुनावों के आयोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा, संसदन की सदस्यता हेतु योग्यता और निर्योग्यता से जुड़ा हुआ है कि भैया संसद के सदस्यों की क्या योग्यता रहेगी, क्या निर्योग्यता रहेगी। आप देखते हैं ना, यदि 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो फिर वो निर्योग्य हो जाते हैं। भ्रष्ट प्रथा, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, अपराधों पे अंकुश लगाने से जुड़ा हुआ है, निर्वाचन संबंधी आशंकाओं और विवादों के समाधान से जुड़ा हुआ है। तो प्रॉपर संसद ने ये अधिनियम पारित किए हैं, ठीक है।
तो भारतीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने में इन दोनों अधिनियमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है तो उसको कैसे राजनीति से बाहर करना, राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का काम आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी घटनाएं होती थी पहले, बूथ कैप्चरिंग, घूसखोरी, शत्रुता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार और चुनाव प्रक्रियाओं में खूब जो है समस्याएं, तो ये सब जितनी समस्याओं का समाधान है सब यहां से निकाला गया है। तो 1950 और 1951 ये दोनों अधिनियम हैं जो चुनाव को व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद करते हैं निर्वाचन आयोग की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है आप सभी को। ठीक है ना, सभी लोग अब आराम से जनप्रतिनिधि अधिनियम को लिखेंगे। मैं 1 मिनट में आपको लिखवाता हूं। अब हेडिंग डाल लीजिए। अब आप लोग क्या करिए, एक प्रॉपर हेडिंग डाल लीजिए। अब लिखना है, ठीक है, चीजों को अब लिखना है। थोड़ा सा मैं चीजों को आपको जब लिखवा दूंगा तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। हेडिंग डालिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पहली चीज। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा यहां पे पक्ष है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये दो अधिनियम हैं आपके। अब इन दोनों को लेकर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि लिख लीजिए, फिर इनमें क्या क्या पॉइंट है मैं आपको नॉर्मली 4 पॉइंट लिखवा दूंगा। कभी भी आपको मेंस में आता है आप इस आधार पे लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसकी पृष्ठभूमि लिखिए, फिर इसके 4 आधार आपको बता दूंगा। ठीक है, लिखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में 50 में लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, अभी हम एक्ट को जुड़ी हुई 4 बातें हैं इस एक्ट में, बस 4 बातें दोनों में लिखवाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक पृष्ठभूमि बनवा रहा हूं। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे वो पॉइंट आपका। सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, प्रत्येक थोड़ा गति में लिखना है, स्पीड नहीं छोड़ना है। छूटेगा कुछ समय के लिए लेकिन एक समय बाद स्पीड अच्छी हो जाएगी, नहीं स्पीड कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। मेरी गति जरूरी है, इसलिए आप लोग भी उतनी ही गति पे लिखिए। गति को लेकर के प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, पूरा मेंस आपका स्पीड पे है। ठीक है, स्पीड यदि अच्छी नहीं हुई तो मेंस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यह अधिनियम प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है, जिससे निर्वाचक और प्रतिनिधि के बीच, जिससे निर्वाचक और प्रतिनिधि के बीच प्रत्यक्ष संपर्क सुनिश्चित होता है,
जिससे निर्वाचक और प्रतिनिधि के बीच प्रत्यक्ष संपर्क सुनिश्चित होता है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाने में भी मदद मिलती है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाने में भी मदद मिलती है। निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाने में भी मदद मिलती है। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का भी प्रावधान करता है। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, देखिए एक परिसीमन आयोग होता है। अभी जैसे 2026 में परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा, जो संसदीय सीट है और विधानसभा सीट है उनका अगेन परिसीमन किया जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था सीटों का आवंटन करने के लिए, और इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। राष्ट्रपति जी के द्वारा ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, फिर परिसीमन आयोग जो भी निर्णय देता है उसी को ही स्वीकार कर लिया जाता है, उसको न्यायालय में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है। जो निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक जीवंत बनाने के लिए, आपको पता, देखिए अब हमारे देश में आपको पता है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। परिसीमन आयोग क्यों जरूरी है? अभी 2026 में परिसीमन होना क्यों जरूरी है? और यदि परिसीमन नहीं होगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी? अब आपको पता है लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन होता है। हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती है, चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों में आपका रोल ही ना रहे। अब आपको बताइए आबादी क्या हो रही है, लगातार 18 साल की उम्र के भी नए नए बच्चे आ रहे हैं। कोई 18, अभी आप में से कोई 18 साल का हुआ होगा, या 18 साल की उम्र लगातार, वो एक गतिशील आबादी क्या है, एक जीवंत विषय है ना। लगातार जनसंख्या बढ़ भी रही है और लोग मतदाता सूची के लिए आ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग खत्म भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो परिसीमन आयोग का काम है कि बढ़ती हुई आबादी के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन करना, ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन रहे। ऐसा ना रहे कि कुछ लोग रिप्रेजेंटेशन से बच जाएं। तो परिसीमन आयोग बढ़ती हुई आबादी के साथ जो है निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन करता है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व तभी तय हो सकता है जब हम परिसीमन को एक आधार देते रहें। इसलिए परिसीमन आयोग आपका समय समय पर बनता रहता है, ठीक है। लिखिए, प्रावधान करता है, परिसीमन का प्रावधान करता है जो निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक जीवंत बनाने के लिए, बढ़ती आबादी की बदलती गतिशीलता के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन करता है। बढ़ती आबादी की बदलती गतिशीलता के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन करता है। यह अधिनियम लोकसभा में सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर, यह अधिनियम लोकसभा में सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर देश की संघीय राज्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। देश की संघीय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। देश की संघीय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया ऊपर, ये इसी के 4 पॉइंट आपको लिखना। पहला, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। 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 यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 परसीमन किस प्रकार से होगा, इसके लिए भी यह बताता है। यह अधिनियम सोचिए कितना इंपॉर्टेंट अधिनियम है। निर्वाचन क्षेत्रों के परसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। यह मतदाता सूची तैयार करने और खाली सीटें भरने के तरीके के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। और खाली सीटें भरने के तरीके के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। खाली सीटें भरने के तरीके के प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। निर्धारण करता है। यह मतदाताओं की योग्यता को निर्धारित करता है। तो मतदाता, परसीमन, इन दोनों को लेकर काम करता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950। ठीक है, 4 पॉइंट आपके हो गए। यह मतदाताओं की योग्यता को निर्धारित करता है। अब दूसरा आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब यह अधिनियम आपका निर्वाचन की पूरी प्रणाली कि कौन सा आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति है या कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरीके से कोई भी अनइथिकल एक्टिविटी कर रहा है, उन सब को लेकर के रेगुलेट करेगा आपका पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट आपका 1951। लिखिए, अब हेडिंग डाल लीजिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। दूसरा पॉइंट ये डाल लीजिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब इसकी बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय लोकतंत्र में आपका आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के को लेकर के ध्यान रखता है। उनको लेकर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, किसी भी प्रकार के मतलब जो है कोई भी अनइथिकल एक्टिविटी ना हो, ये ध्यान रखने का प्रयास ये पूरा का पूरा अधिनियम करता है। ठीक है, तो एक बार पहले इसका एक पृष्ठभूमि लिख लीजिए इस अधिनियम की, फिर इसके बाद इसके 4 पॉइंट इसके भी लिखवा दूंगा। लिखिए, यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के सभी लोग लिखते जा रहे हैं ना, ये सब मेंस में काम आएगा। क्योंकि यह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि निकायों में प्रवेश को प्रतिबंधित कर भारतीय राजनीति को अपराध मुक्त बनाता है, डीक्रिमिनलाइज करता है ना, क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर करता है। प्रतिनिधि निकायों में प्रवेश करते, इसके बावजूद भी देखो कितना बुरा स्थिति है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण कितने बड़े स्तर पे हो चुका है। हर एक नेता, हर एक, इसको लेकर एक बहुत अच्छा जो है स्टेटमेंट मुझे लगे प्रधानमंत्री जी का लगा था। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भारत में बहुत सारे जितने नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। मुकदमे देखो 2 कारण से होते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का हो, क्योंकि देखिए 70 तक के दशक में राजनीति में अपराधीकरण नहीं था। 70 तक के दशक में अपराधी चुनाव लड़वाते थे अच्छे व्यक्तियों को, लेकिन जब उनको लगा कि पावर ही सब कुछ है, सत्ता ही सब कुछ है, सत्ता के माध्यम से अपराध और गति से किया जा सकता है, तो उन्होंने फिर खुद चुनाव लड़ना चालू किया और बाहुबली आ गए राजनीति में। राजनीति का अपराधीकरण हो गया। तो जब ये सरकार चुन के आई तो इस सरकार के द्वारा ये कहा गया कि कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएं, और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जितने भी नेता हैं, बहुत सारे लोग दुष्प्रेरणा से भी इसको लगा देते हैं, मतलब ऐसा नहीं, दुष्प्रेरित हो जाते हैं कि भाई इसको फंसाना है। बहुत सारे केस फर्जी भी तो होते हैं ना, हर एक नेता के ऊपर लगे हुए सारे चार्ज सही नहीं है। नेता क्या, आम जनता के ऊपर लोग किसी को कहीं भी फंसा देते हैं, तो मुकदमेबाजी तो कहीं भी हो सकती है। फर्जी FIR बहुत सारी लिखवाई जाती हैं और कुछ जेन्युइन भी होती हैं।
तो सरकार ने कहा कि भाई जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए और जितने भी नेता हैं उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, मुकदमे लगे हैं, यानी उनके सर में एक तलवार मंडाती रहती है। तो यदि वो उनमें बहुत त्वरित गति से मुकदमे सुने जाएं, जो लोग सही हो उनको न्यायालय के द्वारा सही निर्णय दिया ही जाएगा, उनके ऊपर केस रफा दफा हो जाएगा, और जो लोग गलत होंगे, आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, न्यायालय उन पर निर्णय करेगा, तो वो न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया। ताकि समस्या क्या है ना, ये जो मतलब एक राजनीति में एक बना हुआ है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि वैसे भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जो मुकदमे हैं तारीख पे तारीख मिल रही है, इतना लंबा टाइम पीरियड लग रहा है, राजनीति पूरी क्लीन अप हो जाए, तो एक बहुत ही सराहनीय बात थी ये। पर अभी इसमें पूरी तरीके से अमल हो नहीं पाया है, लेकिन अब पहले की अपेक्षा थोड़ा सा जनता जागरूक हुई है। और निश्चित तौर पे आप लोग भी जब वोट देते हैं तो पहले ये जानकारी रखते हैं कि कौन, एडीआर की रिपोर्ट भी आती रहती है, तो आप लोग देखते हैं कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति तो नहीं आ गया यहाँ पे, है ना। तो आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल हो चुका है, जो जनता चुनती है वो भी चीज़ों को ध्यान में रखती है। बाकी राजनीतिक पार्टियां भी अब ऐसे व्यक्तियों को जो है टिकट देने से बचती हैं जो बाहुबली होते हैं, जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि से होते हैं। लेकिन बाकी पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ने पूरा काम कर दिया, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आपको पता होगा, लालू यादव जी को जो है 2 साल से अधिक की जैसी सजा सुनाई गई, लोकसभा की सदस्यता उनकी समाप्त हो गई। तो ऐसे बहुत सारे मैटर आपके होते रहते हैं, ये सब आप जानते हैं। महुआ, हाँ ये देखो महुआ मोइत्रा का मुद्दा अभी, है ना, एक अनएथिकल एक्टिविटी की उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए लोकसभा में पैसे, बहुत सारी चीजें निकल के आई उसमें। तो अब सोचिए उस मुद्दे को लेकर के बकायदा एक जो है कमेटी बनाई गई, कमेटी ने जांच में सही पाया और महुआ मोइत्रा की अभी सदस्यता खत्म हुई है ना। तो आप सोचिए, मतलब ये चीजें, सारी चीजें संसद के कानून ही है, जो कानून जो है अपराध को, आपराधिक गतिविधि पे संलिप्त व्यक्ति के लिए कार्रवाई का प्रावधान करते हैं। बिल्कुल, महुआ मोइत्रा बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। गुलजार अंसारी जी बहुत बढ़िया, करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं आप, तो यही बात है, लिख लीजिए आगे। हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, यह अधिनियम प्रत्येक उम्मीदवार को, आगे लिखिए, यह अधिनियम प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को घोषित करने, यह अधिनियम जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो बताता है कि उसके पास कितनी परिसंपत्ति है ना, और सगे संबंधियों के बारे में भी जानकारी पूरी की पूरी साझा करनी पड़ती है, पारिवारिक, ताकि कल के दिन चुनाव जीतने के बाद पता चला कितनी द्रुत गति से उसकी संपत्ति बढ़ती है। आज उसके जेब में 100 रुपए नहीं था, कर्जा लेके चुनाव लड़ा, पता चला चुनाव के बाद वो अरबों खरबों का मालिक हो गया। ये स्थिति हो जाती है भारत में चुनाव के बाद, है ना। कितने सारे जो है पता चला जमीन ही जमीन हो गई। हमारे भी क्षेत्र में एक संसद थे और बाद में उनके ऊपर NHRM घोटाला में भी वो पकड़े गए, बाबूलाल कुशवाहा जी थे शायद मेरे ख्याल से। ऐसे करके कई सारे लोग लगातार टाइम टू टाइम पे घोटाले होते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं, ठीक है। कोई मुद्दा होता है तो कोई ना कोई मैटर आता है उसको लेकर के, ठीक है। लिखिए, प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को घोषित करने, अपनी परिसंपत्तियों देनदारियों को घोषित करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने को अनिवार्य बनाता है, और चुनाव खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने को अनिवार्य बनाता है। यह प्रावधान सार्वजनिक निधि के उपयोग या यह प्रावधान सार्वजनिक निधि के उपयोग या व्यक्तिगत लाभ के लिए, यह प्रावधान सार्वजनिक निधि के उपयोग या व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में, शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में उम्मीदवारों को जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कराता है। कल के दिन जब आप अधिकारी बनेंगे तो आप लोगों के लिए भी सिविल सेवा में बाकायदा अधिनियम है कि आप लोग भी अपनी पूरी की पूरी जानकारी देते हैं, विवरण देते हैं कि आपके पास कितना संपत्ति क्या है। ऐसा ना हो कि फिर चुनाव के बाद आय से अधिक मामले रहते हैं ना, कि आय से अधिक संपत्ति कैसे हो गई, इसको लेकर बाकायदा ईडी फिर छापा डालती है ना। अभी एक आपने केस सुना होगा, झारखंड की अधिकारी थी, क्या नाम था उसका, है ना। तो कोई भी हो, कोई भी यदि जितनी आपकी सैलरी है, जितनी आपकी इनकम है, वो तो पता चल जाता है। दूसरा, आप इनकम टैक्स भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी, ये सब चाहे अधिकारी हों चाहे प्रशासन, इसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम में शासकों के लिए जो चुनाव लड़ते हैं।
यह प्रावधान सार्वजनिक निधि के उपयोग या व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में उम्मीदवारों की जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट, यह अधिनियम बूथ कैप्चरिंग, पहले होता था ना जो बूथ लेवल पे कैप्चरिंग हो जाती थी, बैलेट पेपर चलते थे तो पता चला गए, और वो टीवी मूवी वगैरह में देखा था कि जाते थे पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर लेते थे और फिर अपने मेंबर को जिता देते थे। यह बूथ कैप्चरिंग घूसखोरी या शत्रुता को बढ़ावा देने, यह बूथ कैप्चरिंग घूसखोरी या शत्रुता को बढ़ावा देने जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को प्रतिबंधित कर, यह बूथ कैप्चरिंग घूसखोरी या शत्रुता को बढ़ावा देने जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को प्रतिबंधित कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आयोजन को सुनिश्चित करता है। यह बूथ कैप्चरिंग घूसखोरी या शत्रुता को बढ़ावा देने जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को प्रतिबंधित कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आयोजन को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आयोजन को सुनिश्चित करता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य शर्त है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य शर्त है। इस अधिनियम के अनुसार केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के हकदार हैं। इस अधिनियम के अनुसार केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के हकदार हैं। इस अधिनियम के अनुसार केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के हकदार हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं। 29A के तहत पंजीकृत हैं। यह प्रावधान राजनीतिक फंडिंग के, यह प्रावधान राजनीतिक फंडिंग के स्रोत को ट्रैक करने, क्योंकि यहां पे बड़े स्तर का भ्रष्टाचार होता है, इसकी पारदर्शिता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राजनीतिक फंडिंग के स्रोत को ट्रैक करने और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता के स्रोत, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र प्रदान करता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र प्रदान करता है। एक तंत्र प्रदान करता है। तंत्र प्रदान करता है। चलिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के निम्नलिखित प्रावधान है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के निम्नलिखित प्रावधान है। 4 पॉइंट इसमें भी लिख लीजिए। नंबर 1, चुनावों के आयोजन को विनियमित करना। नंबर 1, चुनावों के आयोजन को विनियमित करना। चुनावों के आयोजन को विनियमित करना। नंबर 2, सदन की सदस्यता हेतु योग्यताओं और निर्योग्यताओं को विनिर्दिष्ट करना। सदन की सदस्यता हेतु योग्यताओं और निर्योग्यताओं को विनिर्दिष्ट करना। सदन की सदस्यता हेतु योग्यताओं और निर्योग्यताओं को विनिर्दिष्ट करना।
सदन की सदस्यता हेतु योग्यताओं और निर्योग्यताओं को विनिर्दिष्ट करना। अगला पॉइंट, भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाना। भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाना। भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाना। ठीक है। अगला पॉइंट, निर्वाचन संबंधी आशंकाओं और विवादों के समाधान के लिए, निर्वाचन संबंधी आशंकाओं और विवादों के समाधान के लिए, कोई भी निर्वाचन संबंधी विवाद होता है, कुछ भी होता है, तो सब इसी में निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचक प्रतिनिधि जितने भी हैं राजनीतिक पार्टी, उनको लेकर 1951 का अधिनियम है। ठीक है। निर्वाचन संबंधी आशंकाओं और विवादों के समाधान के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण करना। प्रक्रियाओं का निर्धारण करना। तो चुनावों के आयोजन को विनियमित कौन करता है? 1951 का अधिनियम, ये याद रखिएगा। और परिसीमन और मतदाता सूची कौन है? 1950 का अधिनियम। ये दो अलग अलग बहुत संक्षिप्त में बहुत आपको मैंने स्पष्ट जानकारी दे दी है। ठीक है। अब आगे नीचे आप जो है एक पैराग्राफ छोड़ करके लिखे, पैराग्राफ छोड़कर लिखे, इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद, इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329 तथा 324 से 329 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किसी भी चुनावी प्रक्रिया को, किसी भी चुनावी प्रक्रिया को, किसी भी चुनावी प्रक्रिया को कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए, कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक लगभग सभी अनिवार्य प्रावधानों को कवर करता है। आवश्यक लगभग सभी अनिवार्य प्रावधानों को कवर करता है। आवश्यक लगभग सभी अनिवार्य प्रावधानों को कवर करता है। इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधान, इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधान संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधान संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को अत्यधिक व्यवस्थित और समावेशी बनाकर, व्यवस्थित और समावेशी बनाकर सहभागी लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। 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 ठीक है। तो ये आपका हो गया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और आप लोग चुनाव के दौरान हमेशा चर्चा में रहता है, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो कल के सेशन में आपको चुनाव आचार संहिता के बारे में मैं क्लास में समझाऊंगा। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, चुनाव आचार संहिता। ठीक है। ये भी राजनीतिक दल वाले चैप्टर के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता। ठीक है। चुनाव आचार संहिता। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज जितना मैंने आपको बताया, अब इसको लेकर के कोई भी प्रश्न बनाइए, लिखने का प्रयास करिए आप। ठीक है। आपको समझ में आ गए दोनों अधिनियम 1950 और 1951 में क्या अंतर है। 1950 में दो चीजें याद रखनी है, परिसीमन और मतदाता सूची। ठीक है। और इसमें आपका जो चुनावी, जब चुनाव होते हैं तो पूरे चुनाव को जो जितने भी आपके जो है चुनाव से जुड़े हुए स्टेक होल्डर होते हैं, है ना, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर जो है
साथ ही चुनावी प्रक्रिया हो। इन दोनों को 51 के अंतर्गत और मतदाता सूची और परसीमन को 1950 के अंतर्गत, इन दोनों में अलग अलग ये अंतर है। सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सिंपल है और इसको रिवाइज करिए, आप लिख सकते हैं आराम से आप। ठीक है, प्री में भी क्वेश्चन आपके इसी आधार पे पूछते हैं, आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कथन कारण में क्वेश्चन आईएएस में तो कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, बाकी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आता है आपका, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।